जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और उसकी पीडीएफ भी बनी हुई है। तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेने हैं, जिनमें 25 क्वेश्चन करवाए हुए हैं सभी में, यानी कि 100 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि यही आशा करूंगा कि आपका सिलेक्शन इस 2023 के अंदर हो जाए। ठीक है, 2023 के अंदर किसी भी जॉब के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और एक चीज जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया है ना तो ले लो, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आगे नहीं आने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जब आप 1 ईयर का खरीदते हो ना, 1 ईयर का, ठीक है, तो वो 269 में आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का 269 में मिल जाएगा और प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इसमें मिल रही है, यानी कि 269 में आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ले लेना है। अदरवाइज आपको पता है 300 रुपए में 1 ईयर का मिलता है, इसलिए मैं आप बार बार बता रहा हूँ। चाहे आप किसी का भी कूपन कोड कुछ भी यूज करो, लेकिन ये इस बार ले लेना है। ठीक है, और अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज किसी और से भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, 1 सेकेंड, ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि क्यू परिमाण के दो विपरीत आवेश हैं। क्यू परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से 2d दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक क्यू आवेश है, विपरीत आवेश है। ठीक है, क्यू परिमाण के, तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया जैसे, और ये यहाँ पे हमारे पास माइनस का क्यू आवेश। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2d है। इन दोनों के बीच की दूरी 2d है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2d। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ d, यहाँ तक मध्य बिंदु तक, ठीक है, एंड यहाँ से आगे क्या हो जाएगी, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। तो ये हमें बोला गया है 2d दूरी है और उसके मध्य बिंदु पर विभव पूछा गया है। तो मध्य बिंदु तो यही होगा ना, तो d इधर रख ली, d इधर रख ली। तो ये जो प्लस q के कारण है v1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो तो हो जाएगा kq अपॉन d मध्य बिंदु पर। ठीक है, और माइनस q के कारण जो v2 है वो हो जाएगा हमारा माइनस का kq अपॉन में d। माइनस का kq अपॉन में d, माइनस क्यों आया, क्योंकि जो विभव है वो अदिश राशि है और माइनस q के कारण यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं v1 प्लस v2, तो चूंकि आपको पता है सेम है परिमाण में और ये साइन अपोजिट है, तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और एक चीज आपको कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है, ठीक है, कि कितना स्कोर किया। ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। स्कोर बताओगे और स्कोर इसको वीडियो को पॉज कर करके खुद से पहले क्वेश्चन करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे वीडियो देखने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। क्योंकि एग्जाम आपका आई थिंक 18 जनवरी से है। ठीक है, 18 जनवरी से है, तो अभी मान सकते हो आप 16-17 या 17 दिन ही बचे हैं, क्योंकि आज वाला तो गया। ठीक है, और 17 दिन में आप देख लेना कितना कुछ कर सकते हो। आज वाला तो स्टार्टिंग ही है, तो 17 ही मानो ना, क्योंकि 18 को तो एग्जाम है ही। अब हमारे पास दोलन करता हुआ एक सरल लोलक आधार सहित मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, दोलन ही नहीं करेगा। तो इसमें हमें आवर्तकाल पूछा है। तो चूंकि हमें पता है आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, एल अपॉन जी। अब इसमें हमें बोला गया है कि आधार सहित मुक्त रूप से गिर रहा है, आधार सहित मुक्त रूप से गिर रहा है। तो जब मुक्त रूप से गिर रहा है, तो मैंने कल ही आपको बताया था फ्री फॉल की कंडीशन हो रही है। ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन हो रही है, और इस कंडीशन के अंदर जो जी है हमारा वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0। जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मुक्त रूप से गिर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रूट के अंदर एल, और जी की जगह क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसके लिए बात हो रही है, केवल इस टी के लिए। वैसे जी 0 नहीं होगा, वैसे तो 9.8 होता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब ये जो आधार से ही मुक्त रूप से गिर रहा है, इसके लिए बात हो रही है, क्योंकि इसका भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और भार इज इक्वल होता है mg। तो द्रव्यमान 0 हो नहीं सकता, तो हम किसको 0 मानते हैं, फिर जी को 0 मानते हैं। तो यहाँ पे जो टी है वो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अनंत आने का मतलब, यानी कि जो टी का आवर्त काल है उसको कितना समय लग रहा है, अनंत समय लग रहा है। यानी कि जब जो हमारा ये सरल लोलक है
वो अगर यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गया, तो उसको यहाँ तक जाने में अनंत समय लगेगा। अनंत समय लगेगा मतलब वो दोलन ही नहीं करेगा। ठीक है, वो दोलन ही नहीं करेगा, क्योंकि अनंत समय तो तभी लगेगा ना जब यहाँ पर आएगा। वो अनंत समय का मतलब ऐसी राशि है कि वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो दोलन ही नहीं करेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट यही है, सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव v तक बढ़ाया जाए। धारिता C है, ठीक है, एंड विभव v है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो वर्क हमारे पास ऊर्जा का होता है वो होता है 1/2 CV स्क्वायर। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 CV स्क्वायर। तो इसमें हमें यूज करना है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें कोई कुछ नहीं किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यही है हमारे पास, यदि किसी निकाय को दी गई उष्मा 150 जूल एवं निकाय द्वारा किया गया कार्य 110 जूल है, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज पुट करो। डेल क्यू दी गई उष्मा कितनी है हमारे पास 150 है, और डेल यू हमें निकालना है, प्लस में डब्ल्यू कितना है। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हमें बोला गया है किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, तो वो हो जाएगा 110 जूल, हम प्लस का ही ले लेंगे, ठीक है, 110 प्लस का ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बाई द सिस्टम। ठीक है, अब बाई द सिस्टम की जगह ऑन द सिस्टम होता ना, ऑन द सिस्टम। ठीक है, ऑन द सिस्टम होता तो हमें क्या कार्य कैसा लेना पड़ता, माइनस लेना पड़ता, क्योंकि ऑन द सिस्टम की अगर हम बात करते तो आयतन घट जाता, आयतन घटते ही वर्क डन घट जाता, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो होता है पी डॉट डेल वी, पी डॉट डेल वी। तो जैसे ही आयतन घटता तो डब्ल्यू घट जाता, डब्ल्यू आता माइनस में। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कैसा है, प्लस का है, क्योंकि बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है। यहाँ पे बोला भी गया है ना, निकाय के द्वारा किया गया कार्य है। अगर हिंदी में मैं बात करूं, अगर माइनस लेना होता तो यहाँ पर आता निकाय पर किया गया कार्य। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जो डेल यू है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 150 माइनस 110, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 40 जूल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आज मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि आपका टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो वीडियो देखने में। ये हमारे पास सोनार से उत्सर्जित तरंगे कौन सी हैं, तो सभी को पता है, फिक्स क्वेश्चन है। सोनार से कौन सी तरंगे निकलती है, पराश्रव्य, पराश्रव्य। और जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनसे जो ज्यादा होंगी ना 20,000 हर्ट्ज से, वो कौन सी होती है, पराश्रव्य तरंगे होती है। कौन सी होती है, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। और ये अल्ट्रासोनिक भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अभी बीएसएफ के आरओ एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बीएसएफ आरओ एग्जाम में, वहां पे हिंदी में लिखा हुआ ही नहीं था, हिंदी में भी क्या लिखा हुआ था, अल्ट्रासोनिक, इस तरीके से, अल्ट्रासोनिक, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था अल्ट्रासोनिक। तो ये आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी ध्यान रखना है वर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइक्रोफेरेड की धारिता की 3 संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, इनके साथ एक चौथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो इसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, तो निकाय की कुल धारिता क्या होगी। तो ये हमें बोल रहा है, इस तरीके से किया गया है, 1 मिनट, इस तरीके से हमारे पास जोड़े गए हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये जैसे हमारे पास ए है, तो यहाँ से एक संधारित्र निकला, यहाँ से दूसरा, एंड यहाँ से ये तीसरा। ठीक है, यहाँ पे ये माइक्रोफेरेड, हमारे ये जो संधारित्र है वो एक एक माइक्रोफेरेड के लगाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से, और आगे एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मैं बता रहा हूँ, रुको एक बार डायग्राम बना दूं। तो देखो, 1 माइक्रोफेरेड की धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो ये 3 हो गए हमारे पास 1, एंड ये 1, एंड ये हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो ये 3 हो गए हमारे पास, तीनों को किस में जोड़ा गया है, तीनों को जोड़ा गया है समांतर क्रम में। उसके बाद हमें बोला गया है इनके साथ एक चौथा संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है,
तो ये रहा चौथा संधारित्र, और इसकी भी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, इन सभी की माइक्रो में है, लेकिन मैंने एक एक डायरेक्ट लिख दिया, माइक्रोफेरेड आप लगा लेना। तो ये भी है हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड। तो निकाय की कुल धारिता क्या होगी? तो सबसे पहले तो इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को। और आपको पता है कि जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो जो C इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 3। अब जब हमने इस इक्विवेलेंट निकाल लिया है तो इन तीनों संधारित्रों को हटा के हम ओनली एक संधारित्र यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन तीनों को हम यहाँ से हटा देते हैं और केवल मात्र एक संधारित्र यहाँ पे रख लेंगे, और उसकी धारिता क्या हो गई हमारी, 3 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। और सीरीज के लिए मैंने आपको बताया था C इक्विवेलेंट होता है C1 मल्टीप्लाई में C2 और अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। दो संधारित्र के लिए ही, 3 के लिए वैलिड नहीं होगा। वैसे उसके सीरीज के लिए होता है C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन Cn। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ओनली 2 हो तो ये अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, एक है हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड का, एक है 1 माइक्रोफेरेड का, तो 3 इंटू 1 और अपॉन में 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा 3/4 माइक्रोफेरेड। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास कोशिकात्व के कारण, केशिकात्व होता है वैसे तो, ये कोशिकात्व लिखा गया, केशिकात्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना हो। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये भी आपको याद ही रखना है कि यदि द्रव स्पर्श कोण में चढ़ेगा, उसमें सॉरी द्रव नली में चढ़ेगा तो जो स्पर्श कोण होता है वो होता है न्यून कोण। वो क्या होता है, न्यून कोण। क्योंकि हमारे पास जो H होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे होता है हमारे पास, 1 सेकेंड, ऊपर तो आता है रो आर जी, दिमाग में नहीं आ रहा अभी, 1 मिनट। जूरीन लो तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, H समानुपाती 1 अपॉन R। हाँ, ये होता है हमारे पास 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपॉन में आ जाएगा रो आर जी, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास रो आर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास कोस थीटा जो किस पे डिपेंड कर रहा है, H, दोनों के मतलब दोनों समानुपाती है। कोस थीटा जब हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो H भी बढ़ेगा घटेगा। तो अगर मैं कोस थीटा न्यून लेता हूँ, 90 से कम लेता हूँ, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो H बढ़ेगा। और आपको पता है अधिक कोण लेने पर, 90 से ज्यादा लेने पर, सेकंड जो हमारे पास चतुर्थांश होता है इसमें कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कोस नेगेटिव आएगा और H घटेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 90 होगा तो H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इतना सा फॉर्मूला है, ये पूरा पूरा आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2t cos थीटा रो आर जी। कई बार क्या होता है चीज़ दिमाग में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ से यदि द्रव नली में चढ़ेगा तो न्यून कोण होगा, और अगर गिरेगा तो अधिक कोण होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, जो इनका आकार होता है वो भी काफी बार पूछा जाता है। यदि अवतलाकार है, ठीक है, यदि अवतलाकार है, इस तरीके से चंद्रतल अवतलाकार बन रहा है, पानी का है जो भी हो, ठीक है, लिक्विड वगैरह जो भी हो, इस तरीके से हम यहाँ से एंगल नापते हैं, ये वाला और फिर ये वाला। तो ऐसे पूछ लेगा कि अगर थीटा 90 से कम है तो कैसा आकार बनेगा, तो कैसा बन रहा है देखो, अवतलाकार। और अगर थीटा 90 से ज्यादा होगा तो कैसा बनेगा, उत्तलाकार। यहाँ से देखो ऐसे एंगल हम नापते हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से 90 से अबव ये हो रहा है, तो कैसा आकार होगा यहाँ पे इसका, वो हो जाएगा हमारा उत्तलाकार, और ये हो जाएगा अवतलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत के द्वारा ना तो हम व्यतिकरण कर सकते, ना विवर्तन कर सकते, ना ध्रुवण कर सकते, तो बचा ऑप्शन सी, कृष्णिका पिंड के विकिरण का वर्णक्रम। ये हम क्वांटम सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आए ना, तो सबसे पहले उसको ये भी चेक करना है क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं क्या। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है।
यह हमें बोला गया है कि एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो झूला चल रहा है तो झूला किस तरीके की गति कर रहा होगा, सरल आवर्त गति तो कर रहा होगा। तो सरल आवर्त गति के लिए आपको पता है टी क्या होता है, टी होता है 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ठीक है, तो जब लड़की झूले में खड़ी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ से मान लो झूला बंधा हुआ है और लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, लड़की खड़ी हुई है, लड़की खड़ी है तो यहाँ तक एल होगा, ये हमारा क्या होगा, एल होगा। अब बाद में दूसरी कंडीशन में जब लड़की बैठ जाती है, ठीक है, मान लो वह बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई तो एल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यहाँ से ऊपर से लेके जहाँ से झूला बंधा हुआ होगा वहां से लेके यहाँ तक लेंथ बढ़ेगी। पहले वो खड़ी थी, जैसे ही बैठी तो ये एल बढ़ गई, एल बढ़ गई, यानी कि एल डिपेंड कर रही है किस पे, डायरेक्ट टी पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे ही एल बढ़ी तो क्या बढ़ जाएगा, टी भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो झूला धीरे चलने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है, ये दाईं ओर चल रहा है, उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चित्र में दिखाई गई है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होगी, समझाने में दिक्कत कैसे होगी, क्योंकि इसमें हमें हैंड का यूज करना है, वो जो नियम होते हैं ना लेफ्ट हैंड का नियम, वो इसमें हमें यूज करना है। तो अगर वैसे वीडियो में दिखाना होता तो मैं समझा देता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो ये V है ना, V इस साइड जा रहा है, तो इस जिस साइड V होता है उसी साइड हमारा क्या होता है, फोर्स लग रहा होता है। तो इस साइड फोर्स हो गया, और ये ऊपर की ओर I है ही, हमें B की दिशा बतानी है। तो आप इसको खुद कर लेना, इसमें यूज होना है लेफ्ट हैंड का। किसका यूज होना है, लेफ्ट हैंड का यूज करना है, और हमें रूल लगाना है FBI का, FBI। हम आपका जो अंगूठा रहेगा वो तो किसको बताएगा, F को बताएगा, अंगूठा किसको बताएगा, F को। और जो अंगूठे के बाद जस्ट बाद वाली जो अंगुली है, ठीक है, उसको लिखते क्या है पता नहीं, अंगूठे के जस्ट बाद वाली अंगुली है ना, वो बताएगी बी को। और जो मध्यमा है, ठीक है, मध्यमा, वो किसको बताएगी, वो धारा को बताएगी। इसको शायद तर्जनी बोलते होंगे जस्ट बाद वाली को, लेकिन वो देख लेना आप, अंगूठा एफ को एंड जस्ट बाद वाली बी को बताएगी, और आई बताएगी, मध्यमा आई को बताएगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लेफ्ट हैंड रखना। ठीक है, तो जो बी होगा ना वो आपकी तरफ होगा, यानी कि जो बी वाली अंगुली होगी वो आपकी तरफ होगी इनसाइड, यानी कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर बी की डायरेक्शन होगी। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आप ये करोगे ना लेफ्ट हैंड को इसके अकॉर्डिंग रखोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बी किधर आ रहा है। बी आपकी ओर आएगा अंदर की साइड, यानी कि कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर एक वायुयान मुड़ रहा है, ऐसा करते समय यह किस साइड झुकेगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, क्षैतिज रहता है या अंदर की ओर झुक जाता है या बाहर की ओर झुक जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हो ना वायुयान वगैरह, मूवी वगैरह में तो देखा होगा, वायुयान वगैरह एक साइड जब मुड़ता है तो वो इस तरीके से ऐसे अंदर की ओर झुक जाता है। ठीक है, अंदर की ओर झुक जाता है, अंदर वाले जो विंग होते हैं ना वो पहले नीचे हो जाते हैं, और बाहर वाले वो ऊपर की ओर रहते हैं। तो अंदर की ओर क्या होता है, वो झुक जाता है। अभी कुछ चीजें होती हैं जो एनिमेशन एनिमेशन के थ्रू बताई जाती है, जो 3D एनिमेशन होता है ना उसके थ्रू तो बताई जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट इस पे हम बोर्ड पे 2D में दिखा नहीं सकते, या फिर कुछ चीजें फील की जाती है, जैसे आप मूवी वगैरह में देखते हो ये चीजें, तो वो अंदर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की कला वोल्टता की कला से π/3 कोण से पीछे रहती है, परिपथ की अवयव है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो हमें बोला गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की वोल्टता जो है ना वो कला की धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे है। तो इसमें कौन कौन सी अवयव होंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, आर होता है एंड सी होता है एंड एल होता है। तो पहले मैं इसमें एल लिख देता हूँ, बाद में सी लिख देता हूँ, उसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ये एल एंड ये सी। आर में तो आपको पता है कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है, 0 डिग्री का होता है, यानी कि दोनों साथ रहते हैं। और ओनली अगर एल लगा हो, ओनली एल,
जिसके साथ कुछ नहीं हो, तो कलांतर कितना होता है, π/2 होता है। और ओनली सी लगा हो तो भी π/2 होता है। अब आप लोग बोलोगे तो सभी को पता है, दिक्कत होती है कि कौन से में आगे होता है कौन से में पीछे होता है, वहां पे दिक्कत होती है, वो समझाओ। तो आर जो है 0 डिग्री है, तो इसमें तो साथ में है, ये तो सभी को पता होता है, तो इसको समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब एल को आप देखो, ठीक है, राजस्थानी में क्या होता है कि अगर दो बंदे साथ में चल रहे हैं और एक यदि पीछे रह जाता ना, तो उसको बोलते हैं लारे, कि तू लारे क्या कर रहा है, लारे रह गया, आगे आजा फटाफट, ठीक है। तो वैसे समझो आप, L4 क्या हो जाएगा, लारे, L4 लारे, यानी कि पीछे रहना, L4 लारे। और पीछे कौन रहता है इसमें, पीछे रहती है धारा, पीछे कौन रहता है, धारा, ठीक है। L4 लारे, हमें धारा को ही देखना, वोल्टा को हमें नहीं देखना, वोल्टा से कोई मतलब नहीं है। L4 लारे, लारे मतलब पीछे, तो धारा क्या रहती है, π/2 कोण से पीछे रहती है। इसमें पीछे रहती है तो इसमें ऑटोमेटिक आगे रहती है, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पीछे तो इसमें आगे। तो अभी देखो क्या बोला गया है कि धारा की कला वोल्टता की कला से पीछे है, धारा की कला वोल्टता से पीछे है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सा लगा हुआ है, एल लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एंड एल, आर एंड एल, क्योंकि यहाँ पे π/3 दिया हुआ है ना, π/2 होता तो ओनली एल होता, और यहाँ पे हमारे पास केवल एक का ऑप्शन है ही नहीं। आर और सी में तो देखो आगे रहती है, एल और सी का कोई लॉजिक ही नहीं है, ओनली आर है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वस्तु के अंदर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रत्यानयन बल को, यानी कि F/A पूछ रहा है, प्रत्यानयन बल हो गया और प्रति एकांक क्षेत्रफल हो गया, यानी कि F/A, और इसको हम क्या बोलते हैं आपको पता ही है, प्रतिबल हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई की एक समान तार का व्यास d व प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ की दूसरी तार का व्यास 2d और लंबाई 4l का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें पता है कि R जो होता है वो इज इक्वल होता है रोले, रो एल ए, रो एल ए, ठीक है। यानी कि R जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है L/A पे, L/A पे, ठीक है। R किस पे डिपेंड करता है, L/A पे। और उस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें A ना दे के यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L/D का स्क्वायर, यानी कि व्यास का स्क्वायर, क्योंकि A आपको पता है A क्या होता है, वो A डिपेंड करता है R स्क्वायर पे, त्रिज्या पे, और त्रिज्या और व्यास तो एक ही चीज है, बस केवल डबल ही तो करना होता है, ठीक है। व्यास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो पहले R क्या था, देखो L लंबाई थी, एक समान तार का व्यास D था, L लंबाई और D पहली कंडीशन में तो ये है। दूसरी में हमने क्या कर दिया, दूसरी में हमने कर दिया लंबाई को 4l कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 4l कर दिया, ठीक है। और व्यास को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो 2d और इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4l और अपॉन में 4d स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया और वापस से क्या आ गया, l/d स्क्वायर ही तो आ गया, तो वापस से क्या बन गया, हमारा r ही बन गया, यानी कि नई कंडीशन में भी जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कैपिटल R ही होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास, छिद्र से द्रव्य के बाह्य प्रवाह की दर निर्भर नहीं करती। जैसे ये हमारे पास कोई कुछ भी टैंक वगैरह कुछ भी है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, छिद्र कर दिया छोटा सा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, छिद्र कर दिया, तो इससे जो लिक्विड बहेगा, इस छिद्र से बाहर लिक्विड बहेगा, वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2GH, 2GH हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, देखो छिद्र की त्रिज्या, सबसे पहले तो छिद्र की त्रिज्या इस फॉर्मूले के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन सिंपल सी बात है, छिद्र की त्रिज्या पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि एक तो मैं होल इतना सा करता हूँ, और एक होल यदि मैं इतना कर दूं, ठीक है, 1 सेकेंड, इतना बड़ा होल कर दूं यहाँ तक, तो एक तो इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा, तो वेग सिंपल सी बात है अलग अलग होगा कि नहीं होगा, यानी कि छिद्र पर डिपेंड करता है। ध्रुव स्तंभ की ऊंचाई पे भी डिपेंड करता है देखो, और गुरुत्वीय त्वरण पे भी डिपेंड करता है।
द्रव्य के घनत्व पे, द्रव्य के घनत्व का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यानी कि ये रो पे डिपेंड नहीं करता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, चित्र में दिखाए गए परिपथ से निर्गत एक प्राप्त करने के लिए निवेशी होने चाहिए। यहाँ पे हमें एक प्राप्त करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक प्राप्त करना है, तो इनमें से कौन सा निवेशी होना चाहिए? सबसे पहले देखो, ये जो है ना हमारे पास, ये है ओर गेट, इसको क्या बोलते हैं, ओर गेट। और ये करता है ऐड, ये क्या क्या करता है, ऐड करता है, ऐड करता है। और ये करता है मल्टीप्लाई, ये करता है मल्टीप्लाई, ये है एंड, ठीक है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ये करता है मल्टीप्लाई। और ये हमारा और गेट, ये करता है प्लस। तो अभी देखो वन बाय वन, अगर ए में 0 पुट कर दूं, बी 1 पुट कर दूं, यहाँ पे ये 0 आ जाए, ये 1 आ जाए, या फिर देखो, इतना दिमाग मत लगाओ आप, यहाँ से देखो, ये वाला मल्टीप्लाई करता है ना, तो मल्टीप्लाई करता है और हमें यहाँ पे 1 लाना है। मल्टीप्लाई करता है तो यानी कि दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी में भी 0 हो गया तो गुणा होके तो फिर वो 0 हो जाएगा, जबकि हमें 0 नहीं लाना है, हमें लाना है 1। यानी कि घुमा फिरा के बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पे भी 1 आ जाना चाहिए, यहाँ पे भी 1 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले सी पे देखो, सी में कौन से ऑप्शन पे 1 है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, तो ऑप्शन बचा एक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुणा कर रहा था, तो अगर मैं 1 गुणा 0 करता तो 0 हो जाता, या फिर 0 गुणा 1 करता तो भी 0 हो जाता। मुझे तो 1 लाना है, तो 1 गुणा 1 ही करना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि एंड क्या करता है, गुणा करता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट, देखो तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तुरंत से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जब चुंबक, एक चुंबक जब, ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ, रखा जाता है, तो 4 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति मीटर बल युग्म का आघूर्ण अनुभव करता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा? ठीक है, ये बल आघूर्ण दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण हमें पूछा है, लेकिन इसमें कुछ चीज मिस है। ठीक है, क्योंकि एंगल हमें नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन कैसे होगा? अच्छा 1 सेकेंड, इंग्लिश में देखो यहाँ पे बोला गया ना मैक्सिमम, हिंदी में वो चीज मिस है, मैक्सिमम, यानी कि हमें अधिकतम बल आघूर्ण दिया गया है। तो आपको पता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। और ये अधिकतम कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हम साइन थीटा को हटा सकते हैं, और ये हो जाता है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होता है, टी इज इक्वल एम बी, सॉरी टो इज इक्वल एम बी। तो अभी वैल्यू हमें पुट करनी है, टो की वैल्यू हमें ये दी हुई है, 4 गुणा 10 की पावर -5। एम की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू दी हुई है हमें 10 की पावर -4। तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 4 गुणा 10 की पावर -5, और अपोन में आ जाएगा 10 टू दी पावर -4। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 4 गुणा 10 की पावर -5, और ये आ जाएगा 10 की पावर 4। तो कितना बच जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर -1 बच जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का क्या कारण है? जैसे ही आपको पता है, गोली चलाते हैं या तोप चलाते हैं, तोप से गोला चलाते हैं, या बंदूक से गोली चलाते हैं, तो बंदूक भी पीछे जाती है और तोप भी क्या जाती है, पीछे जाती है। तो उसका रीजन यह है हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ही आगे की ओर क्रिया होती है तो पीछे की ओर क्या हो जाती है, फिर से प्रतिक्रिया हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जैसे जो बंदूक वगैरह चलाते हैं, वो अगर अगर सही से ना चलाएं तो उनका जो कंधा है ना, सोल्जर वो है, वो फ्रैक्चर, वहां पे इंजरी भी हो सकती है, इतनी ज्यादा वो पीछे की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? तो ये फिक्स क्वेश्चन है। अब जिसमें मैंने ये बोल दिया ना कि फिक्स क्वेश्चन है, तो उनमें कोई लॉजिक नहीं है, इसका मतलब ये है, ये नहीं कि मुझे वो समझाना नहीं आता या कुछ और है। ठीक है, फिक्स का मतलब देखो, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण ही है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उत्तल दर्पण है। इसका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है, अधिकतम होता है। अब इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप
मतलब राइट नहीं कर सकते। अदरवाइज हम कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा के और करके वैसे आंसर निकाले, वो चीज़ अलग होती है, और एक फिक्स है तो ये फिक्स ही है। चाहे आप किसी भी बुक में पढ़ लेना, कहीं पे भी पढ़ लेना, उत्तल दर्पण होना है तो होना ही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से तीव्र चाल से घूर्णन करती है, तब इस पर सेकेंड तब इस पर वस्तु के भार में सर्वाधिक कमी होगी। कहाँ पर वस्तु के भार में सर्वाधिक कमी होगी? विषुवत रेखा पे या ध्रुव पे, या निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि जो जी डैश होता है वो होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। कोस स्क्वायर लेमडा। अब ये लेमडा क्या चीज़ है वो देखना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा इक्वेटर, और ये हो गया यहाँ पे ध्रुव पोल, ठीक है। तो यहाँ से हम लेमडा नापना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमारा लेमडा क्या होता है? 0। और जैसे जैसे यहाँ पे जाते हैं लेमडा बढ़ता जाता है, और पोल पे आके वो लेमडा क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमें बोला गया है सर्वाधिक कमी कहाँ होती है। तो अगर मैं पोल पे बात करूँ, ठीक है, पोल पे, तो पोल पे क्या है हमारा? लेमडा क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री यानी कि अगर हम पोल की बात करें तो पोल पे तो हमारा जी डैश क्या होगा? जी के ही इक्वल हो जाएगा। जी के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि कोस में 90 की वैल्यू 0 होती है, और कोस में 90 रखती है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पोल पे तो यही होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा इक्वेटर। ये वाला देखना, ये वाला क्या होता है? हमारा इक्वेटर होता है। इक्वेटर पे लेमडा क्या है? 0 ही है, क्योंकि यहाँ से ही तो स्टार्ट होता है लेमडा लेना। अब उसमें देखना बुक में, अगर आपने कॉन्सेप्ट किया तो यहाँ से हम लेमडा नापना शुरू करते हैं। यानी कि हमारा जो इक्वेटर है, जो ध्रुव है, सॉरी, जो विषुवत रेखा है, वहां से हम लेमडा शुरू करते हैं। चलो ऐसे ही देख लो ना, विषुवत रेखा पे तो यहाँ पे जो जी डेस है वो आता है हमारा जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब आप देखो कि यदि मैं पृथ्वी को वर्तमान चाल से तीव्र चाल से घूर्णन करे, ठीक है, पृथ्वी मान लो थोड़ी तेज घूमना स्टार्ट कर दे, तो कोण बढ़ जाएगा, कोणीय आवर्ती ओमेगा बढ़ जाएगा, और ओमेगा बढ़ने से वस्तु के भार में सर्वाधिक कमी कहाँ होगी? यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? क्योंकि यहाँ पे तो देखो जी है, इसके साथ कोई टर्म है ही नहीं, तो बस जो पृथ्वी है वो चाहे कितनी तेज घूमे, यहाँ तो जी ही रहेगा। तो चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे हो जाएगी सर्वाधिक कमी। तो जो विषुवत रेखा है वहां पे सर्वाधिक कमी होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लाइमन श्रेणी से फुंड श्रेणी में जाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या कैसे क्या होती है? तो आपको पता है इस तरीके से हमारे पास वो सीरीज होती है, रेखाएं होती है, ये n1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, और ये इनफाइनाइट इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। तो लाइमन की अगर हम बात करें तो लाइमन में ऊपर से सारी की सारी कहाँ पे आती है? पहली वाली पे आती है, ठीक है। 1 सेकेंड, इस तरीके से इनको आगे बढ़ा देते हैं। सभी की सभी पहली वाली पे आती है, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद अगर हम बात करें लाइमन ब्रैकेट, ठीक है, पास्टियन ब्रैकेट फुंड, ठीक है। तो यहाँ से जब फुंड तक आते हैं हम सभी देखते हैं। चलो, लाइमन सबसे पहली होती है, लाइमन, उसके बाद होती है लाइमन पास्चन ब्रैकेट फुंड। तो लाइमन होती है, पास्चन होती है, एंड उसके बाद ब्रैकेट होती है, एंड उसके बाद फुंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फुंड होती है वो चौथे या पांचवें नंबर पे आती है। तो ये हो जाएगी N1 वाली, ये हो जाएगी N2 वाली, ये हो जाएगी N3 वाली, एंड ये N4 वाली। तो यहाँ पे सारी की सारी आएंगी 4 वाली पे, ठीक है। तो 4 वाली पे आएंगी तो आगे वाली ये देखो, ये 3 लाइनें कम हुई कि नहीं हुई? ये 3 लाइनें कम हुई ना। तो यानी कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। एक तो 3 से यहाँ पे 1 पे ही आई, और एक डायरेक्ट यहाँ से आएंगी, नीचे से आएंगी नहीं, ये 3 वाली ये कम हो जाएंगी। तो यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 पॉइंट। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, कि आज टाइम का थोड़ा सा इश्यू है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है।
और समझाने में हो सकता है कुछ चीज़ें समझ में ना आए, और कल और परसों आपकी कोई वीडियो नहीं आएंगी, ठीक है, उसके बाद रेगुलर आएंगी। अभी है हमारे पास 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 केजी द्रव्यमान की एक गोली 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से छोड़ी जाती है, तो बंदूक का द्रव्यमान 50 केजी है। बंदूक के वापस जाने का वेग क्या होगा? बंदूक के वापस जाने का वेग क्या होगा? तो हमें पता है संवेग संरक्षण नियम से जो कैपिटल एम वी होता है वो इज इक्वल होता है स्मॉल एम वी, जहाँ कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम है हमारा बंदूक का द्रव्यमान, कैपिटल वी है बंदूक का वेग, स्मॉल एम है गोली का द्रव्यमान और स्मॉल वी है गोली का वेग। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। एम हमें दिया हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान कितना है? 50 केजी। वी हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल एम कितना है? 0.1 इंटू वी कितना है? 100 है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 0.1 अपॉन में इंटू 100 और अपॉन में 50। ऐसे काटेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चल चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं, चुंबक नाड़ चुंबक के रूप में लेते हैं, ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं, कुंडली को एल्यूमिनियम फ्रेम में लपेटते हैं। तो कुछ बुक में एंड कुछ टीचर के द्वारा ये ऑप्शन करवाया जाता है, सी ऑप्शन करवाया जाता है, ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं, लेकिन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके जो 12th क्लास है उसमें शायद 7वां है या 8वां चैप्टर है, उसमें कंफर्म ये बोला गया है कि त्रिज्यीय क्षेत्र लेने के लिए हम नाड़ चुंबक यूज करते हैं, और ये जो कटे हुए होते हैं ना अवतलाकार, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? नाड़ चुंबक बोलते हैं। इस तरीके के जो चुंबक होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो चुंबक होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? नाड़ चुंबक बोलते हैं, एन एंड एस, यहाँ से कटे हुए होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ऑप्शन भी मान सकते हैं ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं, लेकिन ये काटे जाते हैं तो इनका एक स्पेशल नाम होता है जिनको हम बोलते हैं नाड़ चुंबक, नाड़ चुंबक, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो हो सकता है दोनों ऑप्शन साथ में ना आए, क्योंकि अवतलाकार काटे हुए भी हैं, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नेम है जो क्या है? नाड़ चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये स्पेशल उसमें बुक में आपको बोला गया है कि त्रिज्यीय क्षेत्र लेने के लिए ही हम कैसे चुंबक यूज करते हैं? नाड़ चुंबक, इसलिए हमने बी ऑप्शन करेक्ट किया है। अगर बुक वगैरह में सी है तो वहां पे भी बी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास एक लिफ्ट जिसमें सरल लोलक का गोलक लटका हुआ है, एक नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है। यदि गोलक का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो लिफ्ट में इसका भार क्या होगा? तो आपको पता है कि जो एम जो भार होता है डब्ल्यू, वो हम लेते हैं एम और जी प्लस ए या जी माइनस ए प्लस माइनस ए, ठीक है, ये हम लेते हैं यदि लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो। अब ये डिपेंड क्या करता है कि ऊपर जा रही है तो कितना त्वरण से जा रही है, नीचे जा रही है तो कितने त्वरण से जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि सरल लोलक का गोलक लटका हुआ है, नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है। नियत वेग हो गया, नियत वेग हो गया यानी कि त्वरण कितना हो गया? 0। ऊपर जाने वाला त्वरण कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि अभी इसमें हम वैल्यू यहाँ पे ए की जगह 0 पुट कर सकते हैं, तो वापस हमारा वही फॉर्मूला बन जाएगा mg। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम है, यानी कि इसमें 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम को किसमें चेंज करना होता है? केजी में। और g की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ से हमारा 10 से ये 0 कट गया, ये कट गया, और ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसमें हमें बोला गया है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में सभी को पता है दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, संयुक्त होकर क्या करते हैं? भारी नाभिक बनाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कमेंट में आपको बताना है कितना आपका स्कोर रहा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।